गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन इलास्टिसिटी। आप प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज अपन और सवाल पढ़ेंगे इसके ऊपर और सवालों को हल करेंगे। तो आज जो अपन सवाल हल करेंगे वो कुछ प्रैक्टिकल बेस होंगे, जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड अपन कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ, हुक का नियम। तो हुक्स लॉ है वह अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो यह है किसी भी बॉडी पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी मटेरियल पर अगर फोर्स लगाया जाता है तो वह विकृत हो जाता है, और उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है वह विकृति का मापन है वह उस जो लगाए गए आरोपित बल है उसके समानुपाती होता है। तो इसको आप यूँ समझिए, इफ द फोर्स इज अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट टू डिफॉर्म। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर बल लगाया जाता है तो वह डिफॉर्म होता है, और जैसे ही अप्लाइड फोर्स अगर रिमूव कर देते हैं तो गेट ओरिजिनल स्टेट बैक, तो वापस वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो इसी में अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इसमें हुक्स के नियम के अनुसार अपन ये बोलते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा में हुक्स का जो नियम है, हुक का जो नियम है वह प्रत्यास्थता सीमा में ही लागू होता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डिफॉर्मेशन। कि जो भी आरोपित बल है वह है जो जो बॉडी डिफॉर्म हुई है, जो बॉडी विकृत हुई है, उसमें कितना विकृति उत्पन्न हुई है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, उस साइज के समानुपाती होता है। तो इसको एफ समानुपाती डेल्टा एक्स यहाँ पर लीनियर लंबाई के रूप में माना गया है। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, के यहाँ पर एक नियतांक है, तो इसे हुक का नियतांक भी कहते हैं। अगर यहाँ पर बल और आरोपित बल और ये जो लंबाई में परिवर्तन है, जो डिफॉर्मेशन चेंज है, उसके बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो उसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बल का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बल का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बल का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो परिवर्तन होता है वो लीनियर होता है। तो यहाँ पर देखिए एफ समानुपाती होता है वो डेल्टा एक्स। तो प्रत्यास्थता सीमा तक ही जो हुक का नियम है वह पालन होता है। जैसे ही प्रत्यास्थता सीमा से बाहर जाता है हुक का नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो हुक के नियम के अनुसार नहीं होते हैं। जैसे और बल, आरोपित बल का मान बढ़ाएंगे तो आरोपित बल का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो लीनियर परिवर्तन होने के बाद में यह परिवर्तन है वह कॉन्स्टेंट हो जाता है, अर्थात इसमें और ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पाते हैं, बॉडी में एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। लेकिन जैसे अपन लगातार आरोपित बल का मान बढ़ाते रहते हैं तो उसमें अचानक परिवर्तन बहुत तेज आते हैं और उसके बाद में वह बॉडी परमानेंट रूप से डिफॉर्म हो जाती है, अर्थात वह स्थायी रूप से विरूपित हो जाती है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती। तो इस पॉइंट के बाद में जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वह बल हटाने पर भी अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगी, और उसके बाद में भी अगर और ज़्यादा बल लगाते हैं तो वह जो भी ऑब्जेक्ट है वह टूट जाता है, अर्थात उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो जो हुक का नियम है वह हमेशा इलास्टिक लिमिट है, जो प्रत्यास्थता सीमा है, उसी में ही लागू होता है। इस पर बेस पूछेगा, अगर अपन सवाल पढ़ते हैं थ्योरी का टॉपिक लेकिन एज ए न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक रोड है या बॉडी है तो उस पर अपन अगर बल लगाते हैं तो उस पर बल है वह दो प्रकार से लगा सकते हैं, या तो उस पर टेंशन लगा सकते हैं या कंप्रेशन लगा सकते हैं, तनाव बल लगा सकते हैं या संपीड़न बल लगा सकते हैं। तनाव बल का मतलब होता है इसको खींचेंगे, इससे जो फोर्स है वो आउटसाइड लग रहा है, लंबाई के समानुपाती है, जैसे जो लंबाई है उसी तरफ ही बल लगा रहा है। अगर लंबाई को मैं अपर डायरेक्शन में मानूँ या लोअर डायरेक्शन में मानूँ तो उसी की तरफ दिशा में ही जो है वह मैंने बल लगाया है। तो जो लेंथ की डायरेक्शन में बल लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रोड है उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा और उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। जो लंबाई में परिवर्तन होगा डेल्टा एल वह पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो कंप्रेशन है, यहाँ पर बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, अर्थात इसको फोर्स है वह लंबाई के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो लंबाई के विपरीत दिशा में लगाने के कारण से इसमें जो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल वह नेगेटिव होगा, अर्थात इसकी लंबाई है, कुल लंबाई घट जाएगी। तो इसकी दोनों कंडीशन में अगर मैं इसको कंडीशन ए बोलूँ और इसे कंडीशन बी बताऊँ तो ए और बी दोनों में ही जो लंबाई में परिवर्तन है वो डेल्टा एल है, जो प्राइमरी लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई लेंथ है वह एल जीरो है। तो इसके लिए देखिए अपन देखते हैं कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो क्या होगा इस पूरे सिस्टम के लिए। तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह होगा प्रतिबल बटे विकृति, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन ले रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल है, इसलिए इसको यंग प्रत्यास्थता, यंग मॉडुलस के रूप में लिया है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस यहाँ पर है फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर देखिए कि जो स्ट्रेस है उसका एक्चुअल में जो यूनिट है वो क्या होती है, वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होने का मतलब है उसकी जो यूनिट है जस्ट लाइक प्रेशर होगी। इसको यहाँ पर इसको हम पास्कल भी बोल देते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसको 1 पास्कल भी बोल देते हैं, जो कि फोर्स की प्रेशर की ही यूनिट है। तो अपन को किसी भी बॉडी के लिए यंग मॉडुलस अगर दिया गया है
तो उस पर लगाया गया बल और उसका काट क्षेत्रफल, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई ज्ञात हो तो अपन किसी भी चीज़ को आपस में इसे फिजिकल क्वांटिटी को इजीली डिराइव कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो वाई है वह गिवन है। सपोज ये कोई भी एक सिस्टम है, जैसे स्टील है, लोहा है, कंक्रीट है, या फिर ह्यूमन बोन है, इंसान की हड्डी है, कंक्रीट है। ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मैकेनिक्स में या सिविल कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है कि किसी भी जो सब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि वह कितना फोर्स है, वह बियरेबल कितना लोड है वह बियर कर सकता है। उसके बाद में उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाते हैं। तो जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ होगी वह डेल्टा एल होगी। डेल्टा एल का मान इस समीकरण के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एफ अपॉन ए, एल अपॉन एल जीरो बटे डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल का मान ज्ञात करना हो इसलिए सीधा एफ अपॉन ए 1/बाई एल जीरो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कई बार एफ अपॉन ए ने देखे ये प्रेशर भी दिया जाता है, या प्रेशर दे दिया जाता है, प्रेशर देके इसको प्रतिबल भी दिया जाता है। तो प्रतिबल इसको मैं बोलूँ प्रतिबल बटे वाई एल जीरो, ऐसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए कुछ प्रैक्टिकल बेस वैल्यूज हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, मेमोराइज करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए कि यहाँ पर 3 प्रकार के जो मॉडुलस हैं वो दिए गए हैं, जो इलास्टिक कोफिशिएंट है वो दिए गए हैं। यंग मॉडुलस दिया गया है, शेयरिंग दिया गया है और बल्क मॉडुलस दिया गया है। कि उसकी लंबाई में परिवर्तन, उसके किसी कोण में अगर उसमें मरोड़ उत्पन्न करते हैं तो उसमें, और उसके आयतन में परिवर्तन कितना ड्यूरेबल है। अगर एल्युमिनियम है तो देखिए ये सारे के सारे हैं वो 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या इसको 10⁹ पास्कल में बोल सकते हो, या फिर इसको गीगा पास्कल भी बोल सकते हो। 10⁹ तो गीगा, इसको गीगा पास्कल में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, इसका मान देखिए यंग मॉडुलस का मान इसके लिए 70 होता है, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो एल्युमिनियम है उसके जो कोई भी उसका कॉलम है, वायर है या रोड है, उसकी ड्यूरेबल जो लेंथ है, जो कैपेसिटी है वो लंबाई के सापेक्ष काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसमें अगर एल्युमिनियम में अपन ऐंठन उत्पन्न करते हैं, मरोड़ उत्पन्न करते हैं, तो वह मरोड़ के लिए जो शेयरिंग है, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, उसका मान 25 है, जो काफ़ी कम है। मतलब लंबाई के रेस्पेक्ट में उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। आयतन में परिवर्तन करते हैं तो वो भी 75 है, तो वह भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनेस को शो करता है। अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसके लिए देखते हैं, तो ह्यूमन बॉडी की टी का मतलब टेंशन। अगर ह्यूमन बॉडी पर टेंशन लगाते हैं अर्थात खींचते हैं, सॉरी ह्यूमन बोन, इंसान की जो हड्डी है उसमें टेंशन उत्पन्न करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, तो तनाव वाला फोर्स लगाते हैं लंबाई के समानांतर में, तब उसमें देखिए जो लंबाई में परिवर्तन का जो वेरिएबल लिमिट है वो 16 गीगापास्कल है। 16 गीगापास्कल है, जो कि थोड़ी सी मुकाबले में कम है। जबकि इसमें देखिए अगर ऐंठन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अर्थात उसमें अगर ऐंठन उत्पन्न करते हैं तो उसका जो वेरिएबल लिमिट है बहुत ज़्यादा है, 80 तक है। अर्थात आप ह्यूमन बॉडी को अगर घुमाने की कोशिश करेंगे, या उसमें ह्यूमन बोन को, या उसमें अगर आप ऐंठन उत्पन्न करेंगे, तो उसकी वेरिएबल लिमिट है वह लंबाई में परिवर्तन या आयतन में परिवर्तन की तुलना में वेरिएबल लिमिट है जो सहन करने योग्य सीमा है बहुत ज़्यादा है। तो और ये देखिए यहाँ पर आयतन में परिवर्तन, ह्यूमन बोन है, इंसान की जो हड्डी है, उसके आयतन में परिवर्तन की जो लिमिट है वो सहन करनी होगी केवल 8 ही है, बहुत कम है। ऐसे ही अगर मैं कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में करूँ, कंप्रेशन का रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर ह्यूमन बोन को, इंसान की हड्डी को अगर दबाएं लंबाई के रिस्पेक्ट में, तो उसमें चेंजेस हैं बहुत कम होते हैं वेरिएबल, और दबाने पर उसमें ऐंठन तो उत्पन्न होता ही नहीं इतना, और न ही इसमें आयतन में परिवर्तन के लिए है। ऐसे ब्रास को ले लिया जाए, कांसा, तो उसमें देखिए कि लंबाई में परिवर्तन के लिए 90 है, ऐंठन के लिए 35 है, और आयतन में 75 है। ईंट जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में काम आती है, उसमें अगर लंबाई में परिवर्तन, अगर उसमें प्रेशर डाला जाए तो लंबाई में परिवर्तन के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस होंगे, उसकी कैपेसिटी है वह 15 गीगापास्कल है। मतलब अगर ध्यान रखिए इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा मजबूती को शो करेगा। और इसमें जो ईंट में ऐंठन का तो कुछ ज़्यादा खासा ही नहीं, उतना टूट जाती है। कंक्रीट देखिए 20 है, इसका मतलब ईंट से ज़्यादा मजबूत होता है वो कंक्रीट होता है। अगर कंक्रीट ब्रिक्स अगर काम में लेते हैं ईंट की बजाय, तो उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ग्लास देखिए, ग्लास की जो लंबाई में परिवर्तन है, लंबाई के रिस्पेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो उसका यंग मॉडुलस कोफिशिएंट है वो 70 है।
तो इसमें काफ़ी मजबूती है, स्ट्रेंथन दिखाता है। लेकिन अगर ऐंठन उत्पन्न करेंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसे आयतन की तुलना में आयतन भी थोड़ा सा कम ही है। तो कुछ पॉइंटर्स रेगुलर में यूज होते हैं। इसके पैरामीटर्स के द्वारा अपन इसकी ताकत का या ड्यूरेबल लिमिट का, इसकी सहन करने योग्य क्षमताओं का पता लगा सकते हैं। इस पर बेस्ड कुछ सवाल है। देखिए, किसी भी इंसान के जो अपर लेग है, बोन है, बोन की जो अपर बोन है लेग की, उसको फीमर बोलते हैं। अगर उस फीमर है, उस फीमर में कितना परिवर्तन होगा, फाइंड द डेल्टा एल, फाइंड चेंज लेंथ। अगर इंसान का जो मास है वह 70 किलो है, लेकिन जो फीमर है वह 62 किलो वजन सहन करती है, 62 किलो वजन सहन करती है बोन। और उस जो फीमर है, जो इंसान की जो हड्डी है, जो सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, उसको अगर यूनिफॉर्म रोड के रूप में ले लेते हैं, ये मानते हैं कि जो फीमर है वह एक ऐसे रोड के रूप में, एक सिंपल रोड के रूप में है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और जिसकी रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो जैसे वो इंसान के खुद के वजन के कारण से उस हड्डी में कितना कंप्रेशन, कितना संकुचन होगा, इसका मतलब ये है कि इंसान जो जो मोटा होता रहता है, उसकी ओबेसिटी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उन पे कंप्रेशन उत्पन्न होता है। कंप्रेशन उत्पन्न होने के कारण से वो संकुचित होती हैं। तो वो की क्या इफेक्ट पड़ता है? फीमर सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी मानी जाती है ह्यूमन बॉडी की। तो उसके लिए देखिए, तो सबसे पहले तो फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स कितना है? एम दिया गया है। कितना वेरिएबल लिमिट है, उसमें कितना सहन कर सकती है वो? 62 किलोग्राम में सपोर्ट करती है। 62 किलोग्राम को, इंसान का वजन 70 किलो है, लेकिन फीमर है वह 62 किलो को सपोर्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर एम जी का मतलब 62 गुना 9.8 हो गया, और ये 607.6 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ गया। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन भी लिख सकते हैं। ओके, जो फीमर है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया है। तो पाई आर 3.14 गुना 2/100 गुना 2/100, क्योंकि सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसका एरिया आ गया 1.257 गुना 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब इसमें लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो लंबाई में परिवर्तन का अपन को पता है कि जो यंग मॉडुलस होता है वो क्या होता है? F/A डेल्टा L/A। तो यहाँ पर देखिए F/A L डेल्टा L ऐसे हो गया। तो इस डेल्टा L को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में और y को इसके नीचे ले आइए। यही अपन ने किया है। तो डेल्टा L 1/y F/A L0। ओके, L की जगह L0 लिया इसमें। तो y है जो ह्यूमन बोन है, उसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो बल दिया गया है वह 607.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। एरिया 1.257 गुना 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और L0 उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके 0.4 बना दिया। तो कैलकुलेट किया तो आया 2 गुना 10⁻5 मीटर। अगर इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2 गुना 10⁻2 mm, अर्थात 0.02 mm। अगर वह ह्यूमन बॉडी की जो बोन है वह 62 किलो वजन को सपोर्ट करती है, तो उसमें 0.2 mm, जो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत माइनर है, इतना कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन जो जो ओबेसिटी बढ़ती जाती है, इसका कंप्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है और इसमें बॉडी में डिफेक्ट प्रॉब्लम चालू हो जाती हैं। ओके, थैंक यू।